नमस्कार और हमारी आज की खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कानूनी व्यवस्था के एक ऐसे हिस्से पर गौर कर रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी बात होती है, खासकर जब निचली अदालतों के फैसलों पर सवाल उठते हैं। यह है दांडिक पुनरीक्षण, यानी कि क्रिमिनल रिवीजन। हमारे सामने कुछ लेख और कानूनी दस्तावेजों के अंश हैं। इनमें बताया गया है कि ये प्रक्रिया क्या है, इसका दायरा कितना है, और हाँ, कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां अदालतों के फैसलों ने इसकी, कह सकते हैं, रूपरेखा तय की है। तो आज हमारा इरादा क्या है? हम समझना चाहते हैं कि ये दांडिक पुनरीक्षण आखिर है क्या, ये अपील से अलग कैसे है, इसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, इसकी सीमाएं क्या हैं, और क्या वाकई इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें कभी-कभी कमजोरियां कहा जा सकता है। और हाँ, उन स्थितियों को भी देखेंगे जहां याचिकाकर्ता या रिविजनिस्ट को राहत मिली। चलिए शुरू करते हैं। ये तरीका असल में ऊपरी अदालतों को निचली अदालतों के कामकाज पर नजर रखने का एक अहम औजार देता है। मकसद ये है कि न्याय व्यवस्था में निष्पक्षता बनी रहे और कानून की कोई बड़ी अनदेखी न हो। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ये दांडिक पुनरीक्षण है क्या? देखिए, ये उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को एक खास शक्ति देता है। वो अपने अधीन आने वाली किसी भी निचली अदालत, जैसे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के किसी भी फैसले, सजा या आदेश की वैधता और औचित्य की जांच कर सकते हैं। इसका पूरा जिक्र हमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसे हम आमतौर पर सीआरपीसी कहते हैं, उसके अध्याय 30 यानी धारा 397 से 45 में मिलता है। जांच। तो क्या इसका मतलब है कि ये एक तरह की अपील ही है? सुनने में तो काफी मिलता जुलता लग रहा है। ये एक बहुत आम सवाल है, लेकिन यहीं पर एक बुनियादी फर्क है। देखिए, अपील एक तरह से मामले की पूरी दोबारा सुनवाई जैसी हो सकती है, जिसमें तथ्यों फैक्ट्स और कानून लॉ दोनों पर फिर से बहस होती है। ज्यादातर मामलों में अपील करना एक कानूनी अधिकार होता है, लेकिन पुनरीक्षण का दायरा इससे कहीं ज्यादा सीमित है। सीमित? कैसे सीमित है? पुनरीक्षण में अदालत आमतौर पर तथ्यों की दोबारा जांच नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि भाई गवाह सच बोल रहा था या नहीं। वो मुख्य रूप से ये देखती है कि क्या निचली अदालत ने फैसला देते समय कानून का सही इस्तेमाल किया, क्या प्रक्रिया का पालन ठीक से हुआ, क्या फैसला देने का अधिकार क्षेत्र उनके पास था। और सबसे बड़ी बात, अपील जहां अधिकार है, वहीं पुनरीक्षण अदालत की विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रेशनरी पावर जिसे कहते हैं। अच्छा। यानी अदालत चाहे तो ही मामले को सुनेगी। ये कोई गारंटीड अधिकार नहीं है। अच्छा, तो ये अधिकार नहीं बल्कि अदालत की मर्जी पर है। ये तो बड़ा फर्क है। और कौन जा सकता है पुनरीक्षण के लिए? क्या सिर्फ दोषी करार दिया गया व्यक्ति? नहीं। इसे आरोपी अक्यूज्ड, शिकायतकर्ता यानी कंप्लेनेंट, या राज्य यानी अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन, वो भी दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है जो सीआरपीसी की धारा 397(3) में है। वो ये कि एक ही मामले में एक ही आदेश के खिलाफ सिर्फ एक ही बार पुनरीक्षण हो सकता है। सिर्फ एक बार? हाँ, अगर किसी ने सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी और वो मान लीजिए खारिज हो गई, तो वो उसी आदेश के खिलाफ फिर से हाई कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए नहीं जा सकता। समझ गया। एक शॉट ही मिलता है, कह सकते हैं। अब मान लीजिए किसी ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी, फिर अदालत करती क्या है? प्रक्रिया कैसे चलती है? प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सीधी है। जिस ऊपरी अदालत में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट पुनरीक्षण याचिका दायर हुई है, वो निचली अदालत से उस मामले के सारे रिकॉर्ड मंगवाती है। फिर उन रिकॉर्ड्स की जांच होती है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई निचली अदालत के फैसले या आदेश में कोई कानूनी गलती हुई है, या प्रक्रिया की अनदेखी हुई, या फिर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने जैसी कोई बात हुई है। क्या इसमें अपील की तरह नए सबूत पेश किए जा सकते हैं? मान लीजिए कोई नया गवाह मिल गया हो या कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुनरीक्षण का ये एक और बड़ा फर्क है। इसमें नए सबूत लाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। अदालत सिर्फ उन्हीं कागजात और सबूतों को देखती है जो निचली अदालत के सामने थे। जहां तक समय सीमा की बात है, देखिए, सीआरपीसी में कोई निश्चित दिन नहीं बताए गए हैं, लेकिन इसे उचित समय, रीजनेबल टाइम में दायर करना होता है। हालांकि परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट का अनुच्छेद 131 यहाँ लागू होता है, जो आमतौर पर 90 दिन की सीमा तय करता है। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किसी को
चोरी के इल्जाम में सजा दे दी। लेकिन बचाव पक्ष को लगता है कि सजा देने के लिए जो सबूत थे वो कानून की नज़र में पर्याप्त नहीं थे, या फिर गवाही दर्ज करने में कोई कानूनी प्रक्रिया छूट गई, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही उदाहरण है। ऐसी स्थिति में प्रभावित पक्ष, चाहे वो दोषी हो ये शिकायतकर्ता, जिसे लगता है सजा कम है, वो पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है। अगर ऊपरी अदालत को रिकॉर्ड देखने के बाद लगता है कि वाकई निचली अदालत का फैसला कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं है, जैसे बिना पुख्ता सबूत के सजा दे दी गई या बचाव पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, तो वो उस फैसले को बदल सकती है, रद्द कर सकती है, या मामले को वापस निचली अदालत भेजकर कह सकती है कि भाई इस पर फिर से सुनवाई करो। यहां अब मामला थोड़ा पेचीदा होता है। हमारे स्रोतों में लूप होल्स या कमजोरियों का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया में कुछ ऐसी दरारें हैं जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता है? लूपहोल्स शायद थोड़ा कठोर शब्द हो, पर हाँ, इस प्रक्रिया में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस, और कुछ प्रतिबंध हैं। इनका उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन कभी-कभी इनका नतीजा अनपेक्षित हो सकता है या इनका दुरुपयोग भी संभव है। जैसे कि कौन सी सीमाएं हैं ये? सबसे महत्वपूर्ण और जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है वो है धारा 397(2) के तहत अंतरिम आदेशों, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पर रोक। इसका सीधा मतलब है कि मुकदमे के दौरान दिए गए अस्थायी या बीच के आदेशों की समीक्षा पुनरीक्षण में नहीं हो सकती। अंतरिम आदेश यानी वो आदेश जो केस के फाइनल फैसले से पहले दिए जाते हैं। जरा उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे किसी को जमानत देना या ना देना, किसी गवाह को पेश होने के लिए समन भेजना, जांच के दौरान कोई संपत्ति जब्त करने का आदेश देना या मुकदमे की तारीख तय करना, ये सब अंतरिम आदेश है क्योंकि ये मामले का अंतिम निपटारा नहीं करते। अब सोचिए, अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी को गलत तरीके से जमानत देने से इनकार कर दिया, तो वो व्यक्ति उस आदेश के खिलाफ तुरंत पुनरीमंत्रण में नहीं जा सकता क्योंकि एक अंतरिम आदेश है। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है, अगर आदेश गलत है और किसी की आज़ादी का सवाल है तब भी तुरंत राहत नहीं। यही तो इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। इसका मकसद था कि अदालतों में छोटे छोटे आदेशों को चुनौती देकर मुकदमे को लंबा खींचने से रोका जाए। ये बहुत होता था पहले। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कई बार वाकई गलत अंतरिम आदेशों के खिलाफ भी तुरंत कोई उपाय नहीं बचता। हाँ, असाधारण मामलों में लोग उच्च न्यायालय की धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्तियां, इनहेरेंट पावर्स का दरवाजा खटखटाते हैं, पर वो एक अलग और ज्यादा जटिल रास्ता है। ये तो वाकई एक बड़ी सीमा है। और क्या है? दूसरी अहम सीमा धारा 401(3) में है। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में किसी ऐसे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकता जिसे निचली अदालत ने बरी कर दिया हो, अक्विटेड कर दिया हो। हाँ। वो बरी करने के फैसले को गलत पाकर उसे रद्द कर सकती है और मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दे सकती है, लेकिन सीधे बरी को दोषी करार नहीं दे सकती। यानी अगर निचली अदालत ने किसी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया और ऊपरी अदालत को लगता है कि सबूत तो थे, तभी वो उसे सजा नहीं दे सकती। सीधे तौर पर नहीं, उसे मामला वापस भेजना होगा। ये सीमा विधायिका के उस इरादे को दर्शाती है कि बरी होने के बाद किसी व्यक्ति पर दोष सिद्धि का खतरा कम से कम हो, भले ही इससे कभी-कभी न्याय प्रक्रिया में एक अजीब सी बाधा उत्पन्न हो जाती है, खासकर अगर अभियोजन पक्ष को लगता है कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल गलत था। और आपने दायरे की सीमितता की भी बात की थी पहले। हाँ, जैसा पहले कहा, पुनरीक्षण मुख्यतः कानून के सवालों तक सीमित है। तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन, रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, इसका काम नहीं है। अगर निचली अदालत ने किसी सबूत पर यकीन किया और किसी पर नहीं, तो पुनर्मंत्रण आम तौर पर उसमें दखल नहीं देगा जब तक कि निचली अदालत का निष्कर्ष बिल्कुल ही विकृत ना हो। परवर्स जिसे कहते हैं। विकृत मतलब ऐसा नतीजा जो कोई भी समझदार इंसान उन सबूतों के आधार पर नहीं निकाल सकता। और जैसा हमने पहले कहा, धारा 397(3) के तहत दूसरा पुनरीक्षण भी संभव नहीं है। इन सीमाओं का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? आपने जमानत वाला उदाहरण दिया और मुकदमे में देरी का भी जिक्र किया था। देरी करवाना एक आम रणनीति बन जाती है। बिल्कुल। कुछ खास किस्म के मामलों में, जैसे धारा 498(a) दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में, कई बार देखा गया है कि प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुनरीक्षण याचिकाएं डाली जाती हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार मामले में गिरफ्तारी पर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। फिर भी देरी एक समस्या बनी हुई है। लोग अंतरिम आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण की मनाही को दरकिनार करने के लिए धारा 482 का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई 482 का इस्तेमाल 397 के प्रावधानों को निष्फल करने के लिए नहीं होना चाहिए, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के। एक और पहलू है कि आमतौर पर मूल शिकायतकर्ता को पुनरीक्षण कार्यवाही में सीधे हस्तक्षेप करने का हक नहीं होता, खासकर जब राज्य अभियोजन कर रहा हो। इससे कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि पीड़ित की आवाज ठीक से नहीं सुनी जा रही। हालांकि शीतला प्रसाद बनाम श्रीकांत जैसे मामलों में अदालतों ने माना है कि कुछ स्थितियों में शिकायतकर्ता को भी सुना जाना चाहिए। तो ये सारा खेल इस पे अटकता है कि कोई आदेश अंतरिम है या नहीं, क्योंकि धारा 397(2) वहीं लागू होती है। आपने बताया कि इसे 1973 में सीआरपीसी संशोधन में जोड़ा गया था ताकि मुकदमों में देरी रुके। उस समय क्या स्थिति थी? इतनी खराब? स्थिति काफी चिंताजनक थी। हाँ, 1973 से पहले सीआरपीसी में ऐसी कोई स्पष्ट रोक नहीं थी। नतीजा ये था कि निचली अदालतों के लगभग हर आदेश, चाहे वो गवाह को बुलाने का हो, कोई दस्तावेज पेश करने का हो या कोई भी प्रक्रियात्मक निर्देश हो, उसे तुरंत ऊपरी अदालतों में चुनौती दे दी जाती थी। इससे मुख्य मुकदमा जहां का तहां रुक जाता था और मामले सालों साल खिंचते रहते थे। इसीलिए विधि आयोग और संसद ने महसूस किया कि न्याय की गति बढ़ाने के लिए इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना जरूरी है और अंतरिम आदेशों को पुनरीक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया। लेकिन ये तय कैसे होता है कि कौन सा आदेश अंतरिम है और कौन सा नहीं? ये तो बहुत बारीक लाइन लगती है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है, कोई टेस्ट? ये वाकई सबसे पेचीदा सवालों में से एक रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुलझाने के लिए कई अहम फैसले दिए हैं। मधुलिमेर बनाम महाराष्ट्र राज्य, अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य, वीसी शुक्ला बनाम सीबीआई जैसे मामलों में मुख्य रूप से 2 परीक्षण मतलब टेस्ट सामने आए हैं। अच्छा, पहला परीक्षण क्या है? पहला है कार्यवाही की समाप्ति का सिद्धांत, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स टेस्ट। इसमें यह देखा जाता है कि जिस आदेश को चुनौती दी जा रही है, अगर वो आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया होता तो क्या उससे वो पूरी आपराधिक कार्यवाही वहीं खत्म हो जाती? अगर हाँ, तो वो आदेश अंतरिम नहीं है और उसके खिलाफ पुनरीक्षण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कैसे? जैसे मान लीजिए निचली अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर दिए, चार्ज फ्रेम कर दिया। अभियुक्त पुनरीक्षण में कहता है कि मेरे खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता, मुझे आरोप मुक्त किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। अब सोचिए, अगर निचली अदालत ने उसकी बात मान ली होती और उसे आरोप मुक्त कर दिया होता तो उसके खिलाफ वो केस वहीं खत्म हो जाता, है ना? सही बात है। इसलिए आरोप तय करने का आदेश इस टेस्ट के हिसाब से अंतरिम नहीं है और उसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। और अगर कार्यवाही खत्म न होती तो वो आदेश अंतरिम माना जाएगा। जैसे अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास का आरोप तय हुआ। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा धारा 325 लगनी चाहिए थी, गंभीर चोट। अगर अदालत उसकी बात मानकर 307 की जगह 325 का आरोप भी लगा देती, तब भी मुकदमा तो चलता ही रहता, खत्म नहीं होता। इसलिए कौन सी धारा लगानी है, ये तय करना आमतौर पर एक अंतरिम आदेश माना जाता है और इसके खिलाफ पुनरीक्षण नहीं होता। ये तो वह पहला टेस्ट। दूसरा क्या है? दूसरा टेस्ट है घोर अन्याय का सिद्धांत, ग्रॉस इनजस्टिस टेस्ट। ये एक तरह का कह लीजिए सेफ्टी वॉल्व है। ये कहता है कि हो सकता है कोई आदेश पहले टेस्ट के हिसाब से तकनीकी रूप से अंतरिम लगे, लेकिन अगर उसे वैसा ही रहने दिया गया तो उससे न्याय का भारी हनन होगा, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा, या वो आदेश साफ तौर पर बिना अधिकार क्षेत्र के जुरिस्डिक्शन के दिया गया है, या उसमें कोई ऐसी बुनियादी कानूनी खामी है जो पूरे मामले को प्रभावित करती है, तो ऐसे अंतरिम आदेश के खिलाफ भी पुनरीक्षण हो सकता है। अच्छा, यानी अगर अन्याय बहुत बड़ा और स्पष्ट हो तो अदालतें तकनीकी बाधाओं को पार करके भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। ये तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि प्रक्रिया के नियम न्याय के आड़े ना आए, खासकर जब स्थिति बहुत गंभीर हो। यह अदालतों को एक जरूरी लचीलापन देता है। चलिए कुछ और प्रक्रियात्मक बातों पर आते हैं। आपने समय सीमा का जिक्र किया था 90 दिन,
क्या ये सख्त है, मतलब एकदम 90 दिन? देखिए, परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट के अनुच्छेद 131 के तहत ये 90 दिन की सामान्य सीमा है। लेकिन इसी अधिनियम की धारा 5 अदालतों को ये शक्ति देती है कि अगर याचिकाकर्ता देरी का संतोषजनक कारण बता दे तो वो 90 दिन के बाद भी याचिका स्वीकार कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन हाँ, बेवजह देरी नहीं होनी चाहिए, कारण बताना पड़ता है। और क्या पुनरीक्षण में पार्टियों को अपनी बात रखने यानी सुने जाने का अधिकार है? यहाँ सीआरपीसी में थोड़ी सी अस्पष्टता लगती है। धारा 403 कहती है कि किसी पक्ष को सुने जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन धारा 401 पार्ट 2 कहती है कि किसी भी व्यक्ति के हितों के खिलाफ कोई आदेश बिना उसे सुनवाई का मौका दिए पारित नहीं किया जाएगा। तो अदालतों ने इन दोनों को मिलाकर यही समझा है कि जब पुनरीक्षण याचिका विचार के लिए स्वीकार हो जाती है, एडमिट हो जाती है, तो दूसरे पक्ष को नोटिस देना और दोनों को सुनना जरूरी है, खासकर अगर कोई ऐसा आदेश पारित होने वाला है जो किसी के लिए प्रतिकूल हो। और ये भी साफ है कि अगर किसी आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता खुला है तो पुनरीक्षण नहीं हो सकता, ये पक्का है। जी हाँ, धारा 401 सब क्लॉज 4 इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कानून आपको किसी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है तो आप उसी आदेश के लिए पुनरीक्षण में नहीं जा सकते, आपको अपील ही करनी होगी। नो रिविजन इफ अपील लाइज। एक और स्थिति, मान लीजिए पुनरीक्षण याचिका दायर हो गई, सुनवाई की तारीख भी आ गई, लेकिन याचिकाकर्ता उस दिन कोर्ट नहीं पहुंच पाया, क्या याचिका सीधे खारिज हो जाएगी? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। मदन लाल कपूर बनाम राजीव थापर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर पुनरीक्षण याचिका एक बार विचार के लिए स्वीकार हो चुकी है, एडमिट हो चुकी है, तो उसे सिर्फ याचिकाकर्ता की गैर मौजूदगी के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अदालत को मामले के गुण दोष पर, मतलब मेरिट्स पर, उसमें उठाए गए कानूनी मुद्दों पर फैसला देना चाहिए। ये याचिकाकर्ता के साथ न्याय सुनिश्चित करता है। और अगर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो जाए तो तब क्या? आमतौर पर कार्रवाई रुकती नहीं है, क्योंकि पुनरीक्षण का मकसद निचली अदालत के आदेश की कानूनी शुद्धता जांचना है, जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी किया जा सकता है। हाँ, अगर मामला ही ऐसा हो कि व्यक्ति की मृत्यु से उसका उद्देश्य खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी के लिए गुजारा भत्ता का मामला, और पति की ही मृत्यु हो जाए, तो कार्रवाई निष्फल हो सकती है, इनफ्रक्चुअस हो सकती है। और जैसा हमने बार बार कहा, पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है, वो सबूतों का वजन फिर से नहीं तौलता। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अगर निचली अदालत का निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत है, पिवर्स है, यानी ऐसा जो कोई भी तर्क संगत व्यक्ति उस सबूत पर नहीं निकाल सकता, जैसा रामदयाल मामले में या बोतल मामले में देखा गया, तो ऊपरी अदालत सबूतों में भी दखल दे सकती है। और एक दिलचस्प बात, अगर कोई गलती से अपील की जगह पुनरीक्षण या पुनरीक्षण की जगह अपील दायर कर दे, तो महेश कुमार मामले के अनुसार अदालत उसे बदल सकती है अगर बाकी शर्तें पूरी होती हों। कन्वर्जन इज पॉसिबल। सिद्धांतों की बात तो हो गई, लेकिन असल में अदालतें इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करती हैं? कुछ महत्वपूर्ण मामलों से ये और साफ होगा, जहां याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण में सफलता मिली। कुछ केस बताएंगे? जरूर। कुछ मामलों ने पुनरीक्षण के दायरे और महत्व को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पहला तो वही मदन लाल कपूर बनाम राजीव थापर 2007, जिसका हमने जिक्र किया। ये सुनिश्चित करता है कि मामला सुना जाए, सिर्फ हाजिरी न होने पर खारिज न हो। ये निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र बनाम 2012। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अदालत कब हस्तक्षेप कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निचली अदालत का फैसला साफ तौर पर गलत है, ग्रोसली इरोनियस है, कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है, जरूरी सबूतों को नजरअंदाज करता है या अपने विवेक का इस्तेमाल मनमाने ढंग से करता है, तो पुनरीक्षण में दखल देना जायज है। इस मामले ने खासकर आरोप तय करने के स्तर पर पुनरीक्षण की भूमिका को मजबूत किया। यानी अगर पहली नजर में ही लगे कि फैसला या प्रक्रिया बहुत गलत है, तो पुनरीक्षण एक कारगर उपाय हो सकता है। बिल्कुल। फिर धड़ीवाल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2008 का मामला है। इसमें ये सवाल उठा कि क्या धारा 482 सीआरपीसी, मतलब
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल तब हो सकता है जब पुनरीक्षण का रास्ता बंद हो, जैसे अंतरिम आदेश के मामले में, या उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, न्याय सुनिश्चित करने के लिए असाधारण परिस्थितियों में धारा 482 का इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही 397 के तहत रास्ता खुला या बंद हो। ये दिखाता है कि तकनीकी बाधाओं के बावजूद न्याय का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होता। एक हालिया मामला है होन्नैयान TH बनाम कर्नाटक राज्य 2022। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिर्फ पक्षकार ही नहीं बल्कि एक तीसरा पक्ष या वास्तविक शिकायतकर्ता डी फैक्टो कंप्लेनेंट भी पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है अगर निचली अदालत का आदेश उसके हितों को प्रभावित करता है और वो आदेश अंतरिम नहीं है। इससे पीड़ित या शिकायतकर्ता की आवाज को ज्यादा महत्व मिलता है। और राजस्थान राज्य बनाम फतेहकरण मेहदू मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही दोहराया कि पुनरीक्षण का मकसद निचली अदालत के फैसले में स्पष्ट त्रुटि, पेटेंट डिफेक्ट, क्षेत्राधिकार की गलती, एरर ऑफ जुरिस्डिक्शन या कानून की अनदेखी, पॉइंट ऑफ लॉ को ठीक करना है। तो इन सभी फैसलों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब निचोड़ क्या है? तस्वीर यह है कि दांडिक पुनरीक्षण अपनी सीमाओं के बावजूद न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ये निचली अदालतों को जवाबदेह बनाता है। ये अपील का विकल्प नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि कानून की गंभीर गलतियों या प्रक्रिया की भारी चूकों को ठीक किया जा सके। ये मामले दिखाते हैं कि अदालतें इस शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से लेकिन जरूरत पड़ने पर न्याय के हित में करती हैं। तो आज की इस बातचीत से हमने समझा कि दांडिक पुनरीक्षण ऊपरी अदालतों का एक सुपरवाइजरी टूल है, एक निगरानी का तरीका। यह अपील से काफी अलग है। फोकस कानून और प्रक्रिया पर रहता है, तथ्यों पर नहीं। इसकी कुछ साफ सीमाएं हैं, खासकर अंतरिम आदेशों को लेकर, जिन्हें मुकदमों की गति बढ़ाने के लिए दायरे से बाहर रखा गया है। के लिए कि कोई आदेश अंतरिम है या नहीं, वो दो टेस्ट, कार्यवाही की समाप्ति और घोर अन्याय, वो बहुत मायने रखते हैं। पूरी व्यवस्था एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक तरफ मुकदमों को बेवजह लटकने से रोकना और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना कि कानून की गंभीर गलतियां बिना सुधारे ना रह जाएं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। क्या दांडिक पुनरीक्षण की मौजूदा सीमा है, खासकर अंतरिम आदेशों पर रोक और बरी को सजा में न बदल पाने की सीमा, क्या ये वाकई मुकदमों में देरी रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के बीच सही संतुलन बनाती हैं? या फिर क्या कुछ ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां तकनीकी तौर पर पुनरीक्षण का रास्ता बंद है लेकिन अन्याय बहुत स्पष्ट दिख रहा है, और ऐसे में धारा 482 CRPC जैसी अंतर्निहित शक्तियों का ज्यादा खुलकर इस्तेमाल होना चाहिए? इस पर आप विचार कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहें।